दोस्तों रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। रुक करते हैं हेडलाइन की तरफ। पीएफआई पर छापों के बाद अमित शाह की अजीत डोभाल संग मीटिंग, बड़े एक्शन का बन रहा प्लान। डोभाल का तीर चलते ही उठ गया पर्दा, आतंकी फंडिंग पर वॉर के साथ होगा हिजाब और दंगों का हिसाब, एनआईए की पीएफआई पर रेड। अमित शाह की यात्रा से देश विरोधी ताकतों में दहशत तो स्वाभाविक है, लेकिन महागठबंधन में हड़कंप क्यों? बिहार में आरजेडी महागठबंधन पर उठा सवाल। बीजेपी ने निकाली सत्ता विरोधी लहर की काट, आधे से ज्यादा चेहरे को बदल सकती है पार्टी, बनाया ये खास प्लान। अमित शाह की पूर्णिया रैली, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, हजारों गाड़ियों में भरकर लाए जाएंगे 1.5 लाख कार्यकर्ता। 27 सितंबर को जापान जाएंगे पीएम मोदी, शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। आगरा में बड़े धूमधाम से निकली श्री राम बारात, योगी बाबा की बुलडोजर झांकी ने मचाई धूम। वहीं पूरे देश में लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, सीएम शिवराज का भारत जोड़ो यात्रा पर तंज। बिहार में बीजेपी का बयान, बोली अमित शाह के आने से लालू नीतीश परेशान, रविशंकर प्रसाद ने सीएम और तेजस्वी से पूछा ये सवाल। चुनाव से पहले युवाओं पर शिवराज सरकार की नजर, 1 लाख पदों पर भर्ती की है मध्य प्रदेश में तैयारी। ज्ञानव्यापी के कार्बन डेटिंग पर 29 सितंबर को सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते की मोहलत वाली मांग खारिज। दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इमाम और मुस्लिम नेताओं से की मुलाकात। मोहन भागवत के मस्जिद दौरे के बाद आई चीफ इमाम की प्रतिक्रिया, कहा वो राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। आरजेडी जल्द जेडीयू को धकिया कर तेजस्वी को सीएम बनाएगी, नीतीश को रिटायर कर आश्रम भेजेगी, भाजपा ने दिया यह बयान। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारा साथ दीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएफआई पर छापों के बाद अमित शाह की अजीत डोभाल संग मीटिंग, बड़े एक्शन का बन रहा है प्लान। जी हाँ दोस्तों, अतिवादी मुस्लिम संगठन पीएफआई पर एनआईए, ईडी और 13 राज्यों की पुलिस के छापे के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों, एजेंसियों के अफसरों समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले हैं और आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। आईबी की ओर से दिए गए इनपुट और कड़ी जांच के आधार पर सुबह से ही देश भर में 13 राज्यों में रेड मारी गई है और इस दौरान पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 106 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बुधवार रात से ही सभी राज्य की पुलिस भी इनके खिलाफ एक्टिव थी और अब सरकार ये प्लान बना रही है कि आगे इस संगठन के खिलाफ क्या कड़ा फैसला लिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डोभाल का तीर चलते ही उठ गया पर्दा, आतंकी फंडिंग पर वार के साथ होगा हिजाब और दंगों का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करीब 1 दर्जन राज्यों में स्थित कार्यालयों पर एनआईए व सहयोगी एजेंसियों ने टेरर लिंक के चलते छापेमारी की है। गुरुवार को 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, हिजाब विवाद, युवाओं को गुमराह कर उन्हें तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगाना, आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को पर्दे के पीछे से कानूनी मदद देना, सांप्रदायिक दंगे और सामाजिक कार्यों के नाम पर कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां शुरू करना आदि पीएफआई के कार्यों में शामिल रहा है। एनआईए ने एक साथ इतने बड़े स्तर पर पीएफआई ठिकानों पर इससे पहले कभी छापेमारी नहीं की थी। खास बात है कि इस रेड पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्वयं नजर रख रहे हैं और उन्होंने ही सबसे पहले एनआईए, डीजी व दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख से कहा था कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों की कमर तोड़नी है तो उनकी फंडिंग पर वार करो। इसके बाद ही केंद्रीय एजेंसियों ने कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और उत्तर पूर्व के संगठनों पर वार शुरू कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अमित शाह की यात्रा से देश विरोधी ताकतों में तो दहशत स्वाभाविक है, लेकिन महागठबंधन में हड़कंप क्यों? बिहार ने आरजेडी पर दागा ये सवाल। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस समय बिहार सहित कई राज्यों में पीएफआई की गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई है, उस समय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की यात्रा से देश विरोधी ताकतों में दहशत होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हड़कंप महागठबंधन में क्यों है? इनके नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो मजबूती के साथ धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की विचारधारा को कायम रखें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने निकाली सत्ता
विरोधी लहर की काट, आधे से ज्यादा चेहरों को बदल सकती है पार्टी, बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता विरोधी माहौल की काट के लिए आधे से ज्यादा चेहरों को बदल सकती है और इसके पहले बीते साल पार्टी ने पूरी सरकार को ही बदल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने की वजह से गुजरात भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार गुजरात के दौरे पर चुनावी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और गुजरात में भाजपा बीते 27 साल से लगातार सत्ता में है। ऐसे में सत्ता विरोधी माहौल का होना स्वाभाविक भी है। बीते साल जब कोरोना महामारी को लेकर तमाम शिकायतें सामने आई थी तो पार्टी ने बिना देर किए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत अपनी पूरी सरकार को ही बदल दिया था ताकि जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को खत्म किया जा सके। अब जबकि पार्टी को विधानसभा चुनाव में जाना है तब पार्टी हर क्षेत्र का व्यापक फीडबैक हासिल कर रही है। भाजपा राज्य में आधे नए चेहरे उतार सकती है और पार्टी युवा चेहरों को मौका देगी पर अनुभवी को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के अनुसार 75 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई प्रत्याशी नहीं होगा पर अपवाद स्वरूप 1-2 स्थानों पर ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की पूर्णिया रैली, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, हजारों गाड़ियों में भरकर लाए गए 1.5 लाख कार्यकर्ता। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार को होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में सत्ता समीकरण बदलने के बाद पहली बार बीजेपी की बड़ी जनसभा होने जा रही है जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। जनभावना रैली में सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के साथ साथ कोसी के मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले से 1.5 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान होने वाला है। कार्यकर्ताओं को हजारों बसों, ऑटो, कारों समेत अन्य गाड़ियों में पूर्णिया लाया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बिहार बीजेपी के बड़े नेता पहले से सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल में डटे हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी के बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी भी पूर्णिया पहुंच चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 27 सितंबर को जापान जाएंगे पीएम मोदी, शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान जाएंगे और पीएम मोदी वहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 8 जुलाई को निधन हो गया था। दरअसल जापान के नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया गया कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान शिंजो आबे के करीबी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आबे की हत्या पर गहरा शोक जताते हुए कहा था कि आबे ने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया था। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि मेरे प्रिय मित्रों में शुमार शिंजो आबे के दुखद निधन से मैं हैरान और दुखी हूं और इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो एक शीर्ष वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक अद्भुत प्रशासक थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जिसमें आपको बता दें कि आगरा में बड़े धूमधाम से निकली श्री राम बारात, योगी बाबा की बुलडोजर झांकी ने मचाई धूम। जी हां दोस्तों, ताज नगरी आगरा में उत्तर भारत की सबसे ऐतिहासिक श्री राम बारात 2 साल के बाद निकाली गई। राम बारात को देखने के लिए आसपास के जिलों में लोग आगरा पहुंचे थे और इस राम बारात में 100 से ज्यादा झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में इस बार योगी आदित्यनाथ के स्वरूप की झांकी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। योगी आदित्यनाथ का स्वरूप अपने 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक रथ पर सवार होकर आगरा की ऐतिहासिक राम बारात का हिस्सा बने और योगी का स्वरूप बने शख्स का नाम विजय है और वो सिकोहाबाद का रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडे माफियाओं पर जमकर बुलडोजर चला। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ इस कदर है कि अपराधी माफिया अब प्रदेश छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि आगरा की ऐतिहासिक राम बारात में योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित होकर इस बार झांकियों में योगी आदित्यनाथ के स्वरूप को शामिल किया गया है और इस राम बारात में सीएम योगी अपने 2 पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। साथ में बैकग्राउंड में बुलडोजर वाला सॉन्ग भी बज रहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे देश में लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, सीएम शिवराज का भारत जोड़ो यात्रा पर तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकाय
निकाय, नगर पालिका और नगर निगम में आगामी 27 सितंबर को निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। कुछ नगर पालिका और नगर परिषदों का कार्यकाल बाद में संपन्न हुआ है और उनके लिए 27 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, बहरानपुर, खरगोन, खंडवा, सिवनी जैसे कुछ इलाके हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर शोर से चुनावी सभाएं कर रहे हैं और 21 सितंबर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल में जाकर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो हमने शहडोल को संभाग बनाकर विकास को गति देने और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कांग्रेस ने 1947 में सत्ता की चाह में भारत को तोड़ने का काम किया था और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और पूरे भारत में कांग्रेस को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम हर गरीब के लिए किया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है उनको मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड अधिकार योजना के अंतर्गत भूखंड देखकर जमीन का मालिक बनाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी बोली, अमित शाह के आने से लालू नीतीश परेशान। रविशंकर प्रसाद ने सीएम और तेजस्वी से पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार भारत का अंग है। बिहार में सबको आने जाने और घूमने का अधिकार है। गृह मंत्री तो कहीं भी जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बिहार में चल रही सियासत पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि अमित शाह किशनगंज और पूर्णिया आ रहे हैं। किशनगंज में उनका सरकारी कार्यक्रम है, पूर्णिया में बड़ी रैली है और बाद में किशनगंज में बिहार प्रदेश के नेताओं के साथ सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मैंने सुना है कि अमित शाह के आने से लालू यादव और नीतीश कुमार परेशान हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी परेशान हैं कि क्यों आ रहे हैं अमित शाह। क्या गृह मंत्री को बिहार में आने के लिए लालू और नीतीश से अनुमति लेनी होगी? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फिर वही भाषा कि नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आएंगे, प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार भारत का अंग है। बिहार में सबको आने जाने और घूमने का अधिकार है, हर देशवासियों को है। गृह मंत्री तो कहीं भी जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले युवाओं पर शिवराज सरकार की नजर। 1 लाख पदों पर भर्ती की मध्य प्रदेश में तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। राज्य सरकार के लगभग 55 विभागों में से 40 से अधिक ऐसे विभाग हैं जिनमें 3 लाख से अधिक पद खाली है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है और इस वजह से शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार युवाओं को लुभाने का लगातार प्रयास कर रही है। बीते कुछ दिनों से बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने सरकार को घेरने का लगातार प्रयास किया, जिसमें सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा विवादों में रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी के कार्बन डेटिंग पर 29 सितंबर को सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते की मोहलत वाली मांग हो गई है खारिज। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी की अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर वो एक आवेदन दाखिल करें और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु एस जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इमाम और मुस्लिम नेताओं से की मुलाकात। जी दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम अमर अहमद इलियासी के साथ बैठक की और इससे पहले उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी जल्द जेडीयू को धकियाकर तेजस्वी को बनाएगा सीएम, नीतीश को रिटायर कर आश्रम भेजेगी। भाजपा ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि आरजेडी जल्द ही जेडीयू को धकियाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगी
और नीतीश कुमार को रिटायर कर आश्रम में भेजेगी। ये दावा करते हुए निखिल आनंद ने कहा कि आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने जब ये हकीकत बयानी की तो लालू तेजस्वी सहित आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता हंसते मुस्कुराते रहे और समस्त उपस्थित राज्य परिषद सदस्यों ने ताली की गड़गड़ाहट के साथ पुरजोर समर्थन किया। दोस्तों, गुजरात चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका, कार्यकर्ताओं समेत 300 मुसलमानों ने थाम लिया है भाजपा का दामन। जी हां दोस्तों, दशकों से कांग्रेस के जमे जमाए वोट बैंक में बीजेपी ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले बड़ी सेंध लगाई है। भरूच जिले के करीब दर्जन भर मुस्लिम बहुल्य गांवों से करीब 300 मुसलमानों ने मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इन सभी लोगों ने न केवल खुद भगवा उड़ लिया है बल्कि अपने गांव के प्रवेश द्वार पर भी भाजपा का ध्वज फहरा दिया है। इनमें धुर कांग्रेसी व बम्बूसर गांव के सरपंच गुलाम पटेल भी शामिल हैं। कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का भाजपा विधायक ने स्वागत किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की नीति को अपनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले सप्ताह की 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अहमदाबाद मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और पीएम मोदी 30 सितंबर को मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो का ये रूट अहमदाबाद के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है और मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी के ऊपर से गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान वो मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। लंबे वक्त से अहमदाबाद के लोग मेट्रो ट्रेन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने बुधवार को हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया और वो 58 वर्ष के थे और 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे और दिल्ली के एक होटल में व्यायाम करते समय 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और इसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। तभी से वो जीवन रक्षक उपकरणों पर थे और होश में नहीं आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कभी भी हो सकता है गुजरात और हिमाचल चुनाव का ऐलान, तैयारियां देखने जा रही है चुनाव आयोग की टीम। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए पूर्ण चुनाव आयोग गुरुवार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात का दौरा करेगा और दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियों का आकलन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे गुरुवार से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। वो राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को कुमार और पांडे के गुजरात दौरे पर जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 को खत्म होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में 3 बड़े फैसले, देश में बनेंगे वैश्विक स्तर के सोलर पैनल। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए जिसमें सोलर पैनल में PIL योजना को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इसके बाद देश में वैश्विक स्तर के सोलर पैनल बनेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि PIL योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब देश में अधिक से अधिक सोलर पैनल का निर्माण हो पाएगा, साथ ही विदेश से आयात में भी कमी आएगी। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले और PV मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दे दी है और साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। केंद्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी और उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13 से 14% से घटाकर जल्द से जल्द उसे 1 अंक यानी 10% से नीचे लाना होगा और इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा तय करने के साथ बहुसाधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर विवादों में भारत जोड़ो यात्रा, केरल में पहले लगाए गए वीर सावरकर के पोस्टर, फिर गांधी जी की तस्वीरों से सावरकर को ढका गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही
भारत जोड़ो यात्रा फिर विवादों में घिर गई है। केरल में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया, जिसे बुधवार को कोच्चि में लगाया गया था। यात्रा में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टर में केवल वीर सावरकर के पोस्टर को ही हटाया गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी विनायक सावरकर का हमेशा विरोध करती रही है और विशेष रूप से राहुल गांधी ने समय समय पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा विनायक दामोदर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी मानती है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव परिणामों से गदगद सीएम शिंदे बोले, जल्द ही विधानसभा में 200 के पार होगी हमारी संख्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है, उससे एकनाथ शिंदे काफी गदगद नजर आ रहे हैं। अपनी जीत पर गदगद महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने मंगलवार को कहा कि पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा में जल्द ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन की संख्या 200 के पार होगी और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे और इन चुनावों में बीजेपी को 259 जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 40 सीटें मिली। वहीं दूसरे स्थान पर एनसीपी रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की तारीफ, पुतिन को पढ़ाया था शांति का पाठ। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच समरकंद में हाल ही में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया था और उनकी इस पहल के लिए अब दुनिया भर में तारीफ हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए उनकी सराहना की और मैक्रोन ने कहा कि पीएम मोदी ने सही कहा कि आज का समय युद्ध का नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले समय अमेरिका ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया था और वहां की मीडिया ने जमकर तारीफ की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह से भगवा होगा सीमांचल, पूर्णिया रैली में भाषण और किशनगंज में माता पूजन। मिनट टू मिनट प्रोग्राम। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से सीमांचल क्षेत्र भगवामय होने वाला है। शाह की शुक्रवार को पूर्णिया में विशाल जनसभा है और इसके बाद वो किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में जाकर माता की पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह के दौरे से स्थानीय बीजेपी नेताओं में खासा उत्साह है और शाह की रैली में आसपास के जिलों में लोगों को लाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां आपको बता दें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय कर लिया गया है, जिसके बाद अब बिहार भगवामय होने को तैयार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रतन टाटा को पीएम मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए पीएम केयर फंड के ट्रस्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। रतन टाटा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को पीएम मोदी केयर फंड्स का ट्रस्ट बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा भी देश के कुछ अन्य बड़ी हस्तियों को सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है और इसमें कहा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व सीएजी राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई डेयरी नीति से यूपी में पशुपालन क्षेत्र का होगा कायाकल्प, कई क्षेत्रों में खुलेंगे रोजगार के अवसर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 से पूरे डेयरी क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इससे न केवल दूध और दूध से प्रसंस्कृत उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पशु आहार के क्षेत्र में भी बूम आएगा। यही नहीं, क्रमशः यह नीति स्वाभाविक तरीके से अन्ना प्रथा पर नियंत्रण में भी मददगार बनेगी। दूध के वाजिब दाम मिलने पर लोग बेहतर प्रजाति के गोवंश रखेंगे और ये लंबे समय तक पूरी क्षमता से दूध दें। इसके लिए संतुलित एवं पोषक पशु आहार देंगे और इस तरह पशु आहार में प्रयुक्त चोकर, चुन्नी, खंडा, खली की मांग बढ़ेगी। पशुओं के ये आहार मुख्य रूप से अलग अलग फसलों के ही प्रोडक्ट होते हैं। संतुलित एवं पोषक आहार की मांग बढ़ने से इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमानतुल्लाह खान का बैगमैन गिरफ्तार, छापेमारी में घर से बरामद हुए थे हथियार और कैश। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के करीबी
कौसर आलम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि छापेमारी के दौरान कौसर के घर से हथियार और कैश बरामद हुए थे और इसके बाद बुधवार को तेलंगाना से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद जांच टीम को कौसर आलम सिद्दीकी के बारे में बड़ी जानकारी मिली और कौसर आलम को अमानतुल्लाह का बैगमैन कहा जाता है। दोनों के बीच काफी समय से गहरे संबंध हैं और साथ ही दोनों के बीच लेन देन का भी पता चला है। शनिवार को एसीबी की टीम ने अमानतुल्लाह के करीबी कौसर आलम सिद्दीकी के घर छापा मारा था और इस दौरान 12 लाख कैश और एक बिना लाइसेंस की पिस्टल कारतूस बरामद हुए। हालांकि कौसर आलम फरार था और उसकी तलाश के बाद आज उसे गिरफ्तार